हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 13 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 13 अगस्त के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। दोबारा याद रख लेना, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ साथ एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा है, युवा आप किसे बोलोगे? कौन से लोगों को आप युवा बोलते हैं? जो 15 साल के, 20 साल के, उनको युवा बोलते हैं। लिमिट, इनकी परिभाषा क्या है युवा की? अलग अलग देशों में अलग अलग परिभाषा है युवा की। भारत में 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में जो बच्चा है, जो युवक है, उसको युवा बोला जाता है। चीन में 18 से 35 साल के बीच के को युवा बोला जाता है। और यूएसए में 18 से 28 साल तक को युवा बोला जाता है। इन तीनों की दृष्टि से आप देखोगे तो भी भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। मतलब दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? इंडिया दुनिया का सबसे यूथ देश है। सबसे ज़्यादा युवा आबादी किस देश में निवास करती है? भारत में निवास करती है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है भारत के लिए कि इंडिया में यूथ निवास करती है ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ युवा निवास करेंगे ना, उस देश का विकास भी तेज़ गति से बढ़ेगा। जिस देश में युवा ज़्यादा होते हैं, उस देश का विकास उतनी ही तेज़ गति से बढ़ेगा। जितना युवा का जो ब्लड है वो जितना गर्म होता है, उसी प्रकार से उस देश का विकास होता है दोस्तों। लेकिन इंडिया के युवा की कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लमें आ गई हैं। इंडिया के जो भारत के युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, वो गलत कार्यों में जाने लग गए हैं। शराब वगैरह, पुड़िया, खैनी, इन सब में इनका दिमाग चला गया है। तो शरीर भी उनका उसी प्रकार से हो गया है, शराबी की तरह हो गया है, पुड़िया खैनी की तरह हो गया है। फिर युवा आजकल मार्केट बनाने लग गए हैं। तो देखना दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? डेटा रिकवरी एंड कृषि मेघ अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और जिन्होंने डाटा रिकवरी सेंटर, जिसका नाम है कृषि मेघ के नाम से लॉन्च किया है। तो आप इसको याद रखना कि सेंटर सरकार में जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने अभी डाटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? कृषि मेघ नाम है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल बोलते हैं। और सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सोमा मॉडल को चुना गया है। सोमा मॉडल को अभी हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है। मित्रों, सेल की स्थापना की बात करोगे, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये सेल महारत्न कंपनी है। जब आप उद्योग टॉपिक पढ़ोगे, इंडस्ट्रीज पढ़ोगे, उसमें आएगा कि जो कंपनियां होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी है। इनकी परिभाषा भी होती है। महारत्न आप किसे बोलोगे, नवरत्न आप किसे बोलोगे, मिनी रत्न आप किसे बोलोगे। जब मैं उद्योग टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी में, उस समय अपन बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे महारत्न किसे बोलते हैं। जिसका जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा हो, बिजनेस उसका लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा, उसको महारत्न के नाम से बोला जाता है। अलग अलग उसकी परिभाषाएँ होती है। तो महारत्न सेल है, वो महारत्न कंपनी है दोस्तों।
अगला है, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। मतलब सेंटर में केंद्रीय जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री हैं, जिन्होंने अभी ये पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक किस पर लिखी हुई है? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल को लिखा गया है, जिन्होंने उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो 3 साल बिताए हैं उसकी बातों का विवरण इस पुस्तक में किया गया है। तो याद रखना, इस पुस्तक का विमोचन तो किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने किया, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का। और ये पुस्तक लिखी गई किस पर है? ये पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल पर लिखी गई पुस्तक है। तो आप ध्यान देना, इस पुस्तक को याद रखना, पुस्तक में क्या लिखा हुआ उसको याद रखना। तो और किसने इसका विमोचन किया, आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। अगली बात है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात ने शुरू की है। जब गुजरात की बात करोगे दोस्तों, किसानों के लिए योजना है। और गुजरात की बात करोगे तो दोस्तों, गुजरात की राजधानी सब जानते हैं गांधीनगर है। आप कमेंट में बताना गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। गुजरात में पुराने करंट में मैंने आपको बताया था सुजलाम सफलाम जल संचय योजना शुरू की गई थी। सुजलाम सफलाम जल संचय योजना गुजरात राज्य की योजना है। वहाँ पर जो बावड़ी हैं, कुंड हैं, टांके हैं, इनकी साफ सफाई के लिए, पुनर्निर्माण के लिए ये योजना थी, सुजलाम सफलाम जल संचय योजना थी। गुजरात में धनवंतरी रथ योजना शुरू की गई थी। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, गिरी नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं आप उसको। और वो किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का प्रसिद्ध है। दोस्तों, गुजरात में एक पर्वत है गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत पर एक झील है, सुदर्शन झील है। आप कमेंट में बताना मेरे को, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रसिद्ध झील है और कई एग्जामों में इसको बार बार पूछा जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, पुनर्निर्माण किसने करवाया? शकों ने करवाया, कनिष्क ने करवाया था। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? गिरनार पर्वत है, पवित्र झील है। और गुजरात में भी और याद करोगे, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। और ये नल सरोवर भी वेटलैंड सूची में शामिल है गुजरात का। सरदार सरोवर डैम है गुजरात के अंतर्गत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो डैम है सरदार सरोवर डैम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है सरदार सरोवर डैम। ऊंचा नहीं है, बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, मतलब जल संचय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो डैम है सरदार सरोवर डैम है। नर्मदा नदी पर बनाया गया। इस सरदार सरोवर डैम से एक नहर निकाली गई है, नर्मदा नहर निकाली गई है। नर्मदा नहर के द्वारा राजस्थान के जालोर और बाड़मेर को पेयजल की आपूर्ति होती है, सिंचाई की आपूर्ति होती है। नर्मदा नहर राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जहां पर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा सिंचाई की जाती है। मतलब बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा कहाँ पर सिंचाई होती है? नर्मदा नहर पर होती है। किस देश के सहयोग से लगाई गई थी पद्धति? वो इजराइल के सहयोग से लगाई गई थी वो पद्धति थी। आपको याद होगा 2008 में गुजरात से नर्मदा नहर का पानी जालोर के सिल्लू गांव तक पहुंच गया था।
ये बाड़मेर के गुड्डामलानी तक नहर जाती है। तो जालोर और बाड़मेर को हरा भरा करने के लिए नर्मदा नहर का बड़ा योगदान है। मीठे पानी की सुविधा है वहाँ पर भी, और नर्मदा नदी से इस सरदार सरोवर डैम से निकाल करके बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर आज तक आपने देखा होगा मेल आइकन को ही देखा होगा। अभी नई योजना सरकार लेके आ रही है। लॉकडाउन में खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों। हर एक आदमी का माइंड खाली है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है फिर भी उसके दिमाग में एक टेंशन है कोविड-19 की, और दिमाग थोड़ा खाली रहता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों। तो सरकार नई नई योजना लेके नया परीक्षण कर रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल भारत का जो इस्तेमाल कर रहा है वो भारत का शहर है मुंबई शहर है। दादर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल किया गया है, मुंबई ने किया है। इससे ट्रैफिक पर निजात मिल सके, फीमेल आइकन से क्या पता मिल सके, तो ये सरकार नया आइडिया लेके आ रही है। जब बात करोगे मुंबई की, महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई की बात करोगे, मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ दोस्तों। आपको पूछ ले मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। भारत का हॉलीवुड है, भारत का बॉलीवुड है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। कई नामों से भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। आप याद रखना, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। सालसेट द्वीप के पास ही एलिफेंटा द्वीप है। और एलिफेंटा द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा द्वीप गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एलोरा की गुफा एलिफेंटा द्वीप पर ही है। एलिफेंटा द्वीप उनके लिए प्रसिद्ध है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। याद रखना, 7 टापुओं का शहर भी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मित्रों, ये इजी क्वेश्चन है, आप गलत कर देते हैं, फिर बाद में आपको धोखा होता है, यार ये इजी सा क्वेश्चन था, गलत हो गया। याद रखना, भारत का प्रवेश द्वार 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक नगरी, आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? पेटीएम ने लॉन्च किया दोस्तों। पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस आपने देखा होगा, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहाँ पर कार्ड स्विप कराते हैं, जो मशीन होती है जो स्विप कराते हैं, उस मशीन का नाम होता है पीओसी, नाम होता है पीओएस। तो जो मशीन देखते हैं उसका नाम पीओएस मशीन होता है। उसी प्रकार पेटीएम ने अब की बार एक छोटा एंड्रॉयड पीओएस लॉन्च कर दिया। वो आप जेब में भी रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं पर जा रहे हैं, पैसे नहीं है, नकदी नहीं है, तो आप उससे कार्ड स्विप करके उनको दे सकते हैं या अगले से ले सकते हैं, पॉकेट के अंदर रख सकते हैं उसको। तो ये भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस पेटीएम ने लॉन्च किया है। पेटीएम की बात करोगे दोस्तों, पेटीएम की स्थापना 2010 में इस पेटीएम की स्थापना हुई थी। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में, इसका मुख्यालय है पेटीएम का। पेटीएम की स्थापना किसने की थी? पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने की थी। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन से आप इतने क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। आप दोस्तों लिख करके याद कर लिया करो। एक क्वेश्चन को लिख लिया करो, उसकी डिटेल भी साथ साथ में बताता हूँ, उसको लिख लिया करो। लिखने से आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे और आने वाली एग्ज़ाम आप क्लियर कर दोगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टाइम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, कोविड-19 चल रहा है, तो आप इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि आने वाली एग्ज़ाम आपके लिए ही है। सिर्फ इतनी पढ़ाई करो, आप ज़बरदस्त पढ़ाई करो, पागल हो जाओ पढ़ाई के प्रति एकदम। कुछ नहीं चाहिए, केवल पढ़ाई चाहिए, जॉब चाहिए बस।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन साहू को ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वो एक महान मूर्तिकार थे दोस्तों। सुदर्शन साहू ओडिशा के बड़े मूर्तिकार थे, उनका नाम चर्चित था। उनको ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद से सम्मानित किया गया है। ओडिशा की जब बात करोगे दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल ओडिशा के गवर्नर हैं। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल। अच्छा, नवीन पटनायक को हाल ही में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको याद होगा तो मैंने कल परसों में बताया था। हीरो टू एनिमल पुरस्कार से सम्मानित नवीन पटनायक को किया गया था। हीरो टू एनिमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा दोस्तों, ओडिशा में एक दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस। आपको पूछेगा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और बात करोगे ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग ओडिशा का प्राचीन नाम है, कलिंग। अच्छा, कलिंग से एक बात याद आती है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। सम्राट अशोक किसने कलिंग का युद्ध किया था अपने? अब आपको एग्जामिनर आपको ये पूछता है, सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग का युद्ध किया था? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था। और कलिंग के राजा नंदराज थे, उसने नंदराज को पराजित किया था। बड़ी ही हानि हुई थी उसको। वो दृश्य देख करके सम्राट अशोक ने जिंदगी में युद्ध करना त्याग दिया था। आपको याद होगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मतलब भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष अपना लिया था सम्राट अशोक ने। बड़ी उसमें हानि हुई थी, खूब लोग मारे गए थे, 40-50 हज़ार के आसपास। खूब त्रासदी हुई थी। वो सम्राट अशोक का हृदय पिघल गया था उस समय कलिंग युद्ध को देख करके। और कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें अभिलेख में मिलती है दोस्तों। मैं इतनी आपको बात बताता हूँ, आप इस सारी की सारी ये एग्जाम में आई हुई बात आप नोट करते रहना। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। ईसा पूर्व उल्टे चलते थे, 269 के बाद 270 नहीं आते थे, 269 के बाद 268 आते थे, 67, 66, 65 इस प्रकार से। और 269 के बाद 261 में उसने कलिंग का युद्ध किया था। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है, 232 ईसा पूर्व में। तो याद रखना, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध यहीं पर किया था। और ओडिशा की और जब चर्चा करोगे, ओडिशा में एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदला गया है, एपीजे कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था इस द्वीप का नाम किया गया, क्योंकि अपनी जो कलाम साहब थे, मिसाइल मैन थे, उन्होंने अपनी जो मिसाइल थी, नाग थी, पृथ्वी थी, त्रिशूल थी, नाग 5 थी, पृथ्वी फर्स्ट थी, उन सब का जो परीक्षण किया था ना, वो व्हीलर द्वीप से किया था। तो दोस्तों, भारत में मिसाइलों का परीक्षण व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है। ब्राह्मणी नदी है, एक नदी है ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। उस द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो इसका नाम किया गया एपीजे कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था, इसका नाम किया गया, व्हीलर द्वीप पर है। तो याद रखना, सारी की सारी मिसाइलों का परीक्षण व्हीलर द्वीप से होता है। अच्छा, भारत में जब मिसाइलों का परीक्षण व्हीलर द्वीप से होता है, तो उपग्रहों का प्रक्षेपण कहाँ से होता है? उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये पुलिकट झील का लेगून है श्रीहरिकोटा द्वीप, वहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है भारत में। जो 2000 के नोट के पीछे आप जिसकी भी मूर्ति देखते हैं, जिसकी भी तस्वीर देखते हैं, जो मंगलयान है, उसका भी प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा द्वीप से ही किया गया था। तो इतनी बातें दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। क्यों किया है इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ? आदिवासी लोग हैं या वनवासी लोग हैं? आदिवासी और वनवासी लोग घरों में नहीं रहते हैं, वो वनों में रहते हैं। इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। दोस्तों,
छत्तीसगढ़ की जब चर्चा करोगे, इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ में खूब सारी योजना है। एक तो छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुहार ऐप शुरू किया गया था। पढ़ाई तुहार द्वार ऐप शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। एक सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ सरकार का है। एक छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो मानसिक तौर पर जो हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक अभियान शुरू किया था, स्पंदन अभियान शुरू किया था, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। एक नया रायपुर है छत्तीसगढ़ में, आप कंफ्यूज मत होना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। एक दूसरा शहर भी है नया रायपुर, उसका नाम है अटल नगर नाम है। अटल नगर छत्तीसगढ़ के नया रायपुर शहर का नाम किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप इतने तैयार कर सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं हाल ही में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्ट्राइकर हैं और हाल ही में इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अच्छे खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं और दुनिया के शुमार प्रसिद्ध फुटबॉलर में से एक आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सब जानते हैं, क्रिकेट से भी ज़्यादा ये फेमस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के खिलाड़ी है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको याद रखना और बार बार लिख करके इसको याद रख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके करंट जीके क्वेश्चन। और ज्योग्राफी भी शुरू कर रहे हैं आज या कल में। दोस्तों, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।